स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर फर्स्ट है हमारा शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। तो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? ओके, तो जैसा कि आपको मालूम होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक हुआ था। ओके, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर सन 1939 से 1945 तक हुआ था। 1945 में इसका द एंड हो गया था। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो बेसिकली शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों, वो महाशक्तियाँ कौन कौन सी है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के सामने दो महाशक्ति, पहला था अमेरिका यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर सोवियत संघ। ओके, तो विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि भूतपूर्व? क्योंकि सोवियत संघ का अब विघटन हो चुका है। ओके, सोवियत संघ के व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ यह कि विश्व के सामने दो महाशक्ति उभर कर सामने आए। पहला था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और इन दोनों के बीच सन 1945 से 1991 तक इनके मध्य जो समय काल है, इनके बीच शीत युद्ध का दौर चला। ओके, तो इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध, तो शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। यहाँ पे कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे वास्तविक युद्ध होता नहीं है, बल्कि केवल युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा इन दोनों महाशक्तियों के बीच, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पे केवल युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। ओके, इसमें संघर्ष, तनाव की स्थिति बनी रहती है। ओके, मतलब मनमुटाव के मुद्दे बने रहते हैं दोनों महाशक्तियों के बीच में। ओके, शीत युद्ध में हमेशा युद्ध का भय बना रहता है। ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। तो शीत युद्ध क्या है? बेसिकली शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, यहाँ पे केवल युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। ओके, और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका के बीच हुआ था। और इसका समय काल क्या है? तो इसका समय काल सन 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके 1991 तक है। ओके, ये 4-5 है। 1945 से लेके 1991 तक। 91 ही क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का सन 1991 में विघटन हो गया। तो विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ओके, तो शीत युद्ध आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आखिर जो ये शीत युद्ध था, जो ये दोनों महाशक्तियों के बीच में हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो हुआ सोवियत संघ शीत युद्ध, आखिर इसके कारण क्या था? क्यों हुआ शीत युद्ध? तो सबसे पहला कारण था महाशक्ति बनने की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों विश्व के सामने महाशक्ति बनकर उभरे। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ओके, और इन्होंने एक दूसरे से आगे आने की इनकी प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। ये एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे। ओके, अगर सोवियत संघ 5 परमाणु बनाता तो अमेरिका 8 बना लेता। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। सेकंड था हथियारों की ओर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई देश जैसे कि यूएसए 10 हथियार का निर्माण करता है, तो सोवियत संघ 15 हथियारों का निर्माण करता है। थर्ड है हमारा प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। विचारों की लड़ाई, यहाँ पे वास्तविक लड़ाई के स्थान पे विचारों की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पे कोई वास्तविक रक्त रंजित युद्ध नहीं होते हैं, केवल युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। विचारों की लड़ाई रहती है, मतलब कि मनमुटाव के मुद्दे रहते हैं। ओके, तो ये शीत युद्ध के कारण थे। बेसिकली आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो आपको शीत युद्ध के कारण स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। अब जो ये
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जैसा कि आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से लेकर 1939 से 1945 के बीच तक चला था। ओके, 1945 में इसका अंत हो गया था। अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया था, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था इसका आखिर नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एक तो मित्र राष्ट्र कर रहा था और सेकंड धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के कौन कौन से सदस्य देश शामिल थे? तो उसमें सबसे पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और सेकंड था सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और फ्रांस और ब्रिटेन थे। ओके, और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जर्मनी, जापान और इटली कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, आपको समझ में आया होगा द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर से। क्यूबा मिसाइल संकट, ये 1962 की घटना है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आखिर ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। यह अमेरिका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये इधर सोवियत संघ। ओके, सोवियत संघ इधर और इधर अमेरिका है। और ये एक छोटा सा जो आप ये रेड कलर का देख पा रहे हैं, यह है क्यूबा। क्यूबा जिसका हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये क्यूबा जो कि अमेरिका से सटा एक देश है। ओके, और ये साम्यवादी देश है, और इसने अपने आप को अमेरिका से जोड़ने के बजाय इसने अपने आप को जोड़ रखा है सोवियत संघ से। है ये अमेरिका के तट से सटा हुआ, लेकिन अपने आप को इसने सोवियत संघ से जोड़ रखा था। मतलब इसकी मित्रता थी सोवियत संघ से, और इसी के कारण सोवियत संघ इसे समय समय पर कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करते रहता था, आर्थिक मदद मुहैया कराते रहता था। तो अब 1961 में, सन 1961 में ये जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के नेता उस समय थे, तत्कालिक नेता थे निकिता क्रुश्चेव। इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि जो क्यूबा के शासक है, क्यूबा के तत्कालिक शासक थे फिदेल कास्त्रो। तो ये जो निकिता क्रुश्चेव थे, ये इस बात से लेकर काफ़ी चिंतित थे कि जो ये क्यूबा के शासक है, अमेरिका के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा, कि मतलब इस पे आक्रमण करके यहाँ के जो शासक है फिदेल कास्त्रो, इनको हटा दिया जाएगा और वहाँ पे अपने मन की सरकार स्थापित किया जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है अमेरिका पूंजीवादी का नेतृत्व करता है, तो यहाँ पे भी पूंजीवाद का स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सन 1962 में, ये डेट आपको याद रखना होगा, 1962 में यहाँ पे एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। ओके, इसको इरेज कर देना। इन्होंने यहाँ पे एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब यहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात कर देने के कारण अमेरिका पहली बार किसी नज़दीकी परमाणु के क्षेत्र में आ गया। अब यहाँ पे परमाणु स्थापित हो जाने के कारण अमेरिका के लगभग दुगने शहर पे हमला किया जा सकता है। अगर मान लो यहाँ से सोवियत संघ यहाँ से अगर हमला करे और दूसरा यहाँ से हमला करे, तो कहाँ से ज़्यादा नुकसान पहुँचा जा सकता है? आप बिल्कुल कहेंगे यहाँ से। ओके, तो नज़दीक परमाणु हो जाने के कारण अमेरिका के अब दुगने शहर पे हमला किया जा सकता था। ओके, तो इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अब युद्ध हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया और इसे ही क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया। और ये घटना है सन 1962 की। ओके, तो ये मैंने बेसिकली आपको कहानी बता दिया। अब थ्योरी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्यूबा का मिसाइल संकट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, मैंने आपको मैप में दिखाया, और यह अमेरिका के तट से सटा हुआ है। ओके, क्यूबा ने अपने आप को सोवियत संघ से जोड़ रखा था। ये अमेरिका के तट से सटा हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को सोवियत संघ से जोड़ रखा था। इसलिए सोवियत संघ समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करता रहता था, आर्थिक सहायता भी प्रदान करते रहता था। ओके, सोवियत संघ के नेता उस समय के जो तत्कालिक नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करने का फैसला लिया। ओके, और सन 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइल
स्थापित कर दी। ओके, तो स्थापित करने के बाद क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित कर देने से अमेरिका पहली बार किसी नज़दीकी परमाणु मिसाइल के क्षेत्र के सीमा में आ गया। ओके, और सोवियत संघ द्वारा अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने शहर पर हमला किया जा सकता था। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब परमाणु नज़दीक स्थापित हो जाने के कारण लगभग दुगने शहर पर आक्रमण किया जा सकता था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान? ओके, तो जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी कुछ भी ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे जिससे दोनों देशों के बीच, यूएसएसआर और यूएसए के बीच परमाणु युद्ध आरंभ हो जाए, क्योंकि परमाणु युद्ध अगर होते तो ये कोई सामान्य युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश थे और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार काफ़ी मात्रा में थे। अगर कोई भी देश, मान लो यूएसएसआर को पूरा तबाह भी कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है, लेकिन फिर भी यूएसएसआर के पास इतनी मात्रा में हथियार, परमाणु हथियार बच जाएंगे जिससे कि वो अमेरिका को तबाह कर सके। तो इसलिए इसे अवरोध या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जब दो महाशक्ति ताकतवर हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश युद्ध करने का निश्चय नहीं करता है। ओके, तो इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध होकर रहेगा, युद्ध होना सुनिश्चित है। आखिरकार दोनों देशों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और विश्व ने चैन का सांस लिया। इन दोनों देशों के नेता ने, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के तत्कालिक नेता जॉन एफ कैनेडी ने आपसी सहयोग के द्वारा, बातचीत के द्वारा युद्ध को टालने का फैसला लिया। और इस स्थिति के बाद से पूरा विश्व ने चैन का सांस लिया। ओके, तो ये पूरा क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की घटना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको मैप में भी दिखाया क्यूबा कहाँ स्थित है, सोवियत संघ और यूएसए कहाँ पे स्थित है। ओके, पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 के बाद, 1945 में क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ही दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पूंजीवादी विचारधारा के नेतृत्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका किसका नेतृत्व करता था? तो पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करता था। ओके, और समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ का उदय हुआ, और ये उस समय के दो महाशक्ति बनकर उभरे पूरे विश्व के सामने। ओके, तो इन्होंने, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो नए नए स्वतंत्र देश हो रहे थे, अभी अभी आज़ाद हो रहे थे, मान लो ये दुनिया पूरा। ओके, इधर पूर्वी गुट है सोवियत संघ और इधर पश्चिमी गुट यूएसए अमेरिका। ओके, तो यूएसए और यूएसएसआर ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही थी और ये बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। यूरोप में एक जगह है जर्मनी। ओके, और जर्मनी में एक जगह है बर्लिन। ये बंटवारा सर्वप्रथम बर्लिन में हुआ। बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया सन 1961 में। ओके, और इस प्रकार बर्लिन जर्मनी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, पूर्वी जर्मनी को अलग और पश्चिमी जर्मनी को अलग विभाजित करती है। तो इस प्रकार दुनिया का बंटवारा होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार दुनिया दो खेमों में बंट गई, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा का नेतृत्व यूएसएसआर सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी खेमा का नेतृत्व यूएसए पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था। ओके, पूर्वी खेमा सोवियत संघ और पश्चिमी खेमा अमेरिका कर रहा था। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों जो महाशक्तियां थी अपने अपने छोटे आसपास के जो छोटे छोटे देश थे आपस में सम्मिलित करने लगे। ओके, तो ये जो पूर्वी खेमा था इसमें सोवियत संघ ने छोटे छोटे देशों को आपस में मिलाने लगे और पश्चिमी खेमे में
अमेरिका ने कुछ कुछ छोटे छोटे देशों को आपस में मिलाने लगे। तो इस प्रकार जो पूरा विश्व था दो गुटों में बंटता जा रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विश्व अब दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। इसके कारण विश्व दो गुटों में बंट गया और इसे ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होना कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका चित्र दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। ओके, और इधर है हमारा सोवियत संघ और इधर है यूएसए जो कि पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है और ये समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है सोवियत संघ। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने जो छोटे छोटे देश थे अब इन सभी को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। ओके, और पश्चिमी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, यूएसए पूंजीवादी देश, इसने जो भी यहाँ के छोटे छोटे देश थे इन सबको आपस में मिलाना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक ये पूर्वी गुट बन गया और ये इधर पश्चिमी गुट बन गया। पूर्वी गुट सोवियत संघ पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था और पूंजीवादी देश अमेरिका ये सेकंड पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा सैन्य संधि संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कुछ संधियां की और इसको देखते हुए सोवियत संघ ने भी कुछ संधियां की जो इस प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने एक संधि बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका निर्माण अमेरिका ने 1949 में किया था और इसमें यह कहा गया था कि अगर अमेरिका के इस नाटो में, चूंकि मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 12 देश सम्मिलित थे, तो इसमें यह बात कहा गया था कि इसमें सम्मिलित 12 देशों में से अगर किसी भी एक देश पे आक्रमण होता है तो सभी देश अपने आप पे हुए आक्रमण मानेंगे और इसका जवाब देंगे विरोधी खेमे को। ओके, और सन 1954 में सीटों का निर्माण किया गया और 1955 में सेंटो का निर्माण किया गया। ओके, तो इनमें से ये नाटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 12 देश सम्मिलित थे। ओके, और इन तीनों को देखते हुए सोवियत संघ ने सन 1955 में वार्सा पैक्ट नामक संधि बनाई और इसमें मुख्य बात यह थी कि इसमें सम्मिलित सभी देश, इसमें चूंकि 15 देश शामिल थे। ओके, सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, इसमें 15 देश शामिल थे और इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि नाटो में शामिल सभी देशों का मुकाबला करना था, जवाब देना था। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी देश नाटो में शामिल है उनका मुकाबला करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो यूएसएसआर ने और यूएसए ने सन 1945 के बाद कुछ संधियां की जो आपके सामने इस प्रकार है। ओके, इनमें से नाटो और वार्सा पैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाटो का स्थापना 1949 में होता है, अप्रैल 1949 में होता है, इसमें 12 देश शामिल थे और वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था और इसमें टोटल 15 देश शामिल थे। ओके, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो ध्रुवता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया दो ध्रुवता सन 1945 के बाद दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को आपस में शामिल करने लगे और इस प्रकार विश्व दो गुटों में बंट गया, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का नेतृत्व समाजवादी देश सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था। ओके, तो ऐसे में अब दो ध्रुवता को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं वो कौन सी चुनौती थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। एशिया और अफ्रीका के जो नए नए स्वतंत्र देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे उसमें से भारत भी एक था। भारत जैसे कि आपको मालूम होगा 1947 में आज़ाद हुआ था, भारत भी उनमें से एक था।
और एशिया और अफ्रीका के जो नए नए स्वतंत्र देश थे तो उनके सामने एक ये चुनौती थी कि या तो वे सोवियत संघ में शामिल हो जाए, ओके, और या तो फिर वो अमेरिका में शामिल हो जाए। उनके सामने ये दो मुख्य चुनौती थी, क्योंकि भारत भी उसी समय आज़ाद हुआ था। तो मान लो अगर भारत सोवियत संघ में शामिल हो गया तो उससे सोवियत संघ की बात माननी पड़ेगी, और अगर ये इसमें शामिल ना हो, पूंजीवादी देश अमेरिका में शामिल हो, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका के अंडर में रहेगा, वो उसके बात उसे उसकी माननी पड़ेगी, ओके। तो इन दो बातों के अलावा इन सभी देशों के समक्ष एक और बात थी, तीसरा विकल्प ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मतलब कि इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति में शामिल न होने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई जाती है। तो बेसिकली गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय यह है कि दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति में शामिल न होने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई, ओके। इसे और डिटेल में जान लेते हैं। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीन महत्वपूर्ण नेता हैं इस आंदोलन के, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता हैं। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो भारत से थे, जवाहरलाल नेहरू और मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर। इनकी मित्रता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य आधार थी, ओके। इन तीनों नेताओं ने सन 1956 में एक सफल बैठक की और इंडोनेशिया के सुकर्नो तथा घाना के वामे एनक्रोना ने इनका पूरा समर्थन किया, और सन 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ और इसके साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हो गई, ओके। सन 1961 में संपन्न पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देश ने हिस्सा लिया था। समय के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती गई, और सन 2006 में हवाना, जो कि क्यूबा में है, क्यूबा जो कि मैंने आपको दिखाया अमेरिका के तट से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है, उसमें हुआ 2006 में 14वें सम्मेलन में इसकी सदस्यों की संख्या बढ़कर 116 हो गई थी, ओके। 14वें सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या बढ़ के 116 हो गई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको समझ में आया होगा क्या है। दोनों महाशक्तियों में से किसी भी महाशक्ति के में शामिल न होने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई, ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको गुटनिरपेक्ष समझ में आया होगा, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। धन्यवाद।